आइए सुनते हैं श्रीमती सीमा कुमारी जी की लिखी कहानी अग्नि परीक्षा। केरल के विशाल समुद्र तट कोवलम के सामने बैठी मैं दूर दूर तक फैले हरे नारियल के पेड़ों के झुंड और समुद्र में उठती लहरों को देखने में पूरी तरह मशगूल थी। तभी मेरी नज़र वहाँ से थोड़ी दूर पर बैठी महिला पर पड़ी, जिसे देखते ही मैं बुरी तरह चौंक पड़ी। उम्र चाहे जितनी सिलवटें डाल दे, पर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी पहचान समय के साथ जरा भी नहीं बदलती। वह सुनंदा भाभी ही थी। मैं हजारों में पहचान सकती थी। उन्हें आवाज़ देकर चौंकाने के लिए उठी ही थी कि दूसरा करारा झटका लगा। करीब 17-18 साल का एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उनसे झुककर कुछ बातें की और वापस मेरे बगल से दौड़ता हुआ चला गया। मैं अवाक उसे देख रही थी। वह हूबहू आलोक भैया का प्रतिरूप था। वही नैन नक्श, वही कदकाठी, वही चाल, जैसे किसी ने समय की गति को पीछे घुमा दिया हो। ऐसा लगा जैसे विधाता ने सुनंदा भाभी की सच्चाई का प्रमाण खुद प्रस्तुत कर दिया हो। अब मेरे लिए अपने आप को रोकना मुश्किल था। अचानक मैं सुनंदा भाभी के सामने जा खड़ी हुई। मुझे देखकर वह भी कम अचंभित नहीं हुई। नैना, तुम यहाँ कैसे? भावावेश में भाभी ने मेरा हाथ कसकर थामा और मुझे अपने पास बिठा लिया। कभी कभी शब्दों से ज़्यादा स्पर्श की भाषा मुखर हो उठती है। स्पर्श के सहारे भी भाभी का अकथनीय दर्द मेरे अंदर प्रवाहित हो रहा था। थोड़ी देर हम यूं ही बैठे रहे, फिर मैंने पहल की। भाभी, कभी किसी ने सोचा था आप यूं अकेली इस अनजान शहर में मिलेंगी? ईश्वर ने क्या कुछ नहीं दिया था आपको? पर आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। जिंदगी ने एक करवट क्या ली, पल भर में आपका हंसता खेलता जीवन बिखर गया। तुम यहाँ कैसे आ गई? यह बात को बदलते हुए बोली। मेरे पति विष्णु त्रिवेंद्र में स्पेस सेंटर में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं, इसलिए करीब 3 सालों से त्रिवेंद्रम में ही रह रही हूँ। आज यहाँ आई तो आपसे मुलाकात हो गई। आगे की बात मैं चाह कर भी उन्हें बता नहीं पाई। कैसे बताती कि आज सुबह सुबह ही भैया का फ़ोन आया था कि वह कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ एजुकेशनल टूर पर यहाँ आ रहे हैं। कोवलम बीच पर ही होटल में रुके हुए हैं। उनके पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए मैं ही उनसे मिलने चली आई थी। होटल में गई तो पूरी टीम कहीं बाहर निकल गई थी। उनके लिए एक संदेश होटल में छोड़कर मैं यहाँ आ बैठी थी। आप आजकल कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? मैं भी यहीं त्रिवेंद्रम में ही रहती हूँ और यहीं के एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। फिर उठते हुए बोली, नैना, तुम कहीं जाना मत, मुझे ढेर सारी बातें करनी हैं। मैं 15-20 मिनट में लौटकर यहीं आती हूँ। इतना बोल अपने जीवन में एक बार फिर आने वाले झंझावातों से बेखबर वह एक तरफ तेजी से बढ़ गई थी और मैं वहीं बैठी नियत के खेल को समझने की कोशिश कर रही थी। जिस पीड़ा को समय ने भुला दिया था, वह आज फिर से दंश दे रही थी। अरसे बाद मेरा चंचल मन एक बार फिर पटना के उस हवेली नुमा मकान में जा पहुंचा था, जहां कभी हमारा संयुक्त परिवार रहता था और उस संयुक्त परिवार में भाभी बहू बनकर आई थी। उस बड़े से संयुक्त परिवार में रहने वाले हर सदस्य की उनसे कुछ विशेष अपेक्षाएं थी, खास तौर से उनके देवरों ननदों की, जिन्हें जानने समझने में भाभी को ज़्यादा देर नहीं लगी और देखते ही देखते अपने पारदर्शी, निर्मल और हंसमुख स्वभाव के कारण वह सभी की प्रिय बन गई थी। वह अक्सर भी गंभीर बातों को हंसी में उड़ा कितने ही संभावित क्लेश को टाल देती थी। आलोक भैया तो उन पर जान छिड़कते थे। घर में जब तक रहते उनके आसपास ही मंडराते रहते, उनसे बातें करने का अवसर ढूंढते रहते। भैया भाभी का यही प्यार माँ को राश नहीं आता। जिस पुत्र पर उनका एक छत्र अधिकार था, उसका बंटवारा उन्हें व्यथित करता। अपने ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण छोटी छोटी बातों पर भी भाभी को अपने व्यंग बाण से घायल करती रहती। भाभी एक सरकारी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती थी। उनकी एक आर्थिक स्वतंत्रता भी माँ को नहीं सुहाती थी। माँ के साथ उनके चाहे जैसे संबंध रहे हों, पर मुझसे उनका संबंध अंतरंग सहेलियों जैसा था। भाभी माँ का काफ़ी सम्मान करती थी, इसलिए कभी भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती थी। पर वही दूसरे के साथ हो रहा किसी भी तरह के अत्याचार को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इन सब बातों के बावजूद हमारे भिन्न भिन्न मत गति वाले उस बड़े परिवार को उन्होंने पूरी तरह बांध रखा था। पर एक दिन उनके सुखी घरौंदे को भी किसी की काली नज़र लग गई। दुर्भाग्य के एक भूकंप झटके ने उनके घरौंदे को ऐसा धराशायी किया कि उसका तिनका तिनका बिखर गया।
कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से संभालने वाली भाभी भी यहाँ टूट गई। उस दिन चिल्ड्रन डे था। भाभी के स्कूल में बच्चों को साथ लेकर शिक्षक और शिक्षिकाएं पिकनिक के लिए बोध गया गए थे। लौटते समय अंधेरा हो गया था। अचानक रास्ते में 5 बसों में से एक बस को उग्रवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया और उसे लेकर जंगल में चल दिए। बदकिस्मती से उसमें सुनंदा भाभी भी थी। 2 दिनों तक सरकार से उग्रवादियों की बातें होती रही। वे बंधकों को छोड़ने के बदले अपने कुछ साथियों को छुड़वाना चाहते थे। अपनी मांग पूरी नहीं होने पर बच्चों और शिक्षिकाओं को लेकर तरह तरह के धमकियां दे रहे थे। भूखे प्यासे बच्चे बेहद घबराए हुए थे। उन बच्चों के साथ उग्रवादियों का अमानवीय व्यवहार सुनंदा भाभी ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकी और बच्चों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगी, जिससे क्रोधित उग्रवादियों ने उन्हें मारा पीटा और अलग एक झोपड़े में कैद कर दिया। 2 दिनों के अथक परिश्रम के बाद जब पुलिस ने सभी बंधकों को छुड़ा लिया तो भाभी को अलग कैद करने की बात को मीडिया ने इतना ज़्यादा उछाला कि उनका साहस उनका कलंक बन गया। 2 दिनों के मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलकर जब वह घर लौटी तो उन्हें अपेक्षा थी कि घर के लोग उनका शानदार स्वागत करेंगे, पर यहाँ तो घर के अपने ही लोग उन्हें सिर से पैर तक घूर रहे थे। नहा धोकर फ्रेश हो गई तो घर में काम करने वाली कमलाबाई उनका खाना कमरे में ही ले आई। वह आलोक भैया की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी जान बच गई थी, इसकी खुशी उनके चेहरे पर देखना चाह रही थी। आलोक भैया आए भी तो एक मायूस सी मुस्कान चिपकाए। उनके चेहरे पर टिकी 2 आंखें में पल रहा था संदेश। अविश्वास स्पष्ट दिख रहा था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बोले, तुमको 2 दिनों तक उन लोगों ने सबसे अलग एक झोपड़े में बंदी बना कर रखा। क्या तुम मेरे सिर की कसम खाकर कह सकती हो कि उन लोगों ने तुम्हें छुआ तक नहीं? सुनंदा भाभी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल को निकालकर कांटों पर फेंक दिया हो। पीड़ा के गहरे एहसास से उनका सर्वांग थर्रा थर्रा उठा। पति के एक प्रश्न ने उन्हें जैसे चोटी से गिरा दिया। पैरों तले जमीन खींच ली। वह निर्वाक खड़ी पति को निहारती रह गई। किसी तरह अपने को संभालते हुए बोली, क्या हो गया है आपको? भले ही मुझे मारा पीटा गया, भूखा रखा गया, पर वैसी कोई बात नहीं हुई जैसी आप कह रहे हैं। इतना कुछ कहने पर भी पति की आंखों में शक कम नहीं हो रहा था। मन गढ़ंत किस्सों से माहौल गर्म था। पति मौत के मुंह से निकल कर आई थी। उसकी मानसिक स्थिति का ख्याल किए बिना पति उनकी अग्नि परीक्षा में जुटा था। तत्काल दोनों अपने अपने खोल में सिमट गए थे। 1 महीना गुजरते गुजरते जब भाभी को पता चला कि वह माँ बनने वाली हैं तो आलोक भैया के साथ साथ घर वालों के व्यंग बाण उनके मर्म पर नस्तर चुभाने लगे। ऐसी बातें तो हवा में संग रुई के फाहों से उड़ती पल भर में फैल जाती हैं। इन बातों को नमक मिर्च लगाकर लोगों ने इतना दुष्प्रचार किया कि भाभी का सांस लेना दूभर हो गया। अक्सर भाभी मेरे गले से लग फूट फूट कर रो पड़ती थी। भैया के निरर्थक संदेह ने उनके निर्दोष दामन पर दाग ही नहीं लगाया था, अजन्मे शिष्य को भी कलंकित किया था। पति ने उनके स्वाभिमान को ही नहीं, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। जिस पति पर उन्हें गर्व था, जिससे उन्हें प्यार और संरक्षण की सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, उसी ने उनके वजूद की धज्जियाँ उड़ा दी थी। मैं भी यह सोचकर हैरान थी कि अगर ऐसा वैसा कुछ भी हो गया होता तो इससे भाभी का क्या दोष था। रिश्तों तो मन से जुड़ते हैं और विश्वास पर टिके होते हैं। जब उसी विश्वास में दरार पड़ जाए तो उसे पहले की तरह जोड़ना नामुमकिन होता है। पति की अवहेलना देख उनका आहत नारीत्व तड़प उठा था। उस समय उनके तलाक का कठिन निर्णय लिया था। आपसी समझौते से जल्द ही उन दोनों का तलाक हो गया था। मातृप्रीत विहीन सुनंदा भाभी का एकमात्र भाई भी दूर केरल में रहता था, जिसे अभी तक भाभी ने कुछ नहीं बताया था। तलाक के बाद नए आश्रय की तलाश में उन्होंने एक बार फिर मायके का रुख कर लिया। घर के किसी सदस्य को कोई चिंता नहीं हुई कि वह कहाँ जाएंगी। जब घर से निकली तब उनके हाथों में एक सूटकेस में कुछ जोड़ी कपड़े और दूसरे जरूरी सामान थे, गहने और ढेरों कीमती सामान जो उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गए थे। उसे वहीं छोड़ दिया था उन्होंने। आलोक भैया भी उनके जाने के बाद सुखी नहीं रह पाए। भले ही पहले की तरह यूनिवर्सिटी जाने लगे थे, फिर भी पहले की तरह सामान्य नहीं रह पाते। यहाँ वहाँ मणिहारा सांप से व्याकुल भटकते रहते। एक निरर्थक शक ने 3 जिंदगियाँ तबाह कर दी थी।
जिसे वह समझकर भी नहीं समझ पा रहे थे। तभी भाभी लौट आई थी। साथ में खाने पीने का कुछ सामान भी था। कुछ औपचारिक बातों के बाद मैं खुद को रोक ना सकी थी। एक बात पूछूं भाभी, आप सब कुछ छोड़ यूं आसानी से हथियार डाल वहां से वापस चली आई। आपको नहीं लगता कि अपने साथ हुए अन्याय का कसकर विरोध करना चाहिए था? शायद आपका घर टूटने से बच जाता। अपने लिए ना सही, अपनी होने वाली संतान के अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए था। यह तो नैना अपने छलने जैसी बात हुई। तुम ही बताओ, क्या आलोक जी मेरी अग्नि परीक्षा लेकर भी मेरे बेटे नील को दिल से अपनाते? शायद कभी नहीं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी की ढाल न बन सका, वह अपनी संतान की ढाल क्या बनता, जिसे वह सारे फसाद की जड़ समझते थे। ऐसे कमज़ोर पिता की संतान को बाहर के लोगों से पहले घर के लोगों के ताने उलाहने ही कुंठित कर देते। यह मैं कैसे बर्दाश्त कर पाती? औरत चाहे कितनी भी पाषाणी क्यों ना हो, अपनी संतान के भविष्य से समझौता नहीं कर सकती। दूसरी बात, कभी आलोक जी मुझसे प्यार करने का दावा करते थे, लेकिन ज़िंदगी के सबसे नाजुक मोड़ पर वे मुझे अकेला कर दिया। जिस समय मुझ पर दोषारोपण हो रहे थे, व्यंग बाण चलाया जा रहा था, उस समय मेरी ढाल बनने के बदले कायरों की तरह उन लोगों के खेमे में जा खड़े हुए, जहां लोग उनकी पत्नी का ही तमाशा बना रहे थे। उन्हें यह भी ख्याल ना रहा कि उनकी पत्नी भी एक इंसान है, उसकी भी कोई इज्जत है, मान मर्यादा है। माना जीवन सिर्फ पति पत्नी तक ही सीमित नहीं रहता, पूरा परिवार और समाज उससे जुड़ा होता है। और समाज के वचन हमेशा निर्मम और कठोर होते हैं, जिसे झेलना आसान नहीं होता। अगर दोनों के बीच सच्चा प्यार और विश्वास हो तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो पति या पत्नी को तोड़ दे। निर्दोष होते हुए मुझ पर झूठे लाछन लगाए जा रहे थे। मैं सब सुन रही थी, सह रही थी, भीषण अग्नि में झुलस रही थी। जिसका जरा भी एहसास तुम्हारे भैया को नहीं था, वह तलाक लेने की प्रक्रिया पूरा कर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचा रहे थे। सच पूछो तो यह और कुछ नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा उनका पुरुषोचित दंभ मात्र था। पत्नी चाहे कितने संताप से गुजर रही हो, उसका सहारा बनने के बदले उसे अपने ही घर से निर्वासित कर खुद मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। काश भैया एक बार अपने बेटे को देख लेते। अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया था। उस गंभीर माहौल में भी भाभी हंस पड़ी थी। तुम क्या चाहती हो नैना? मैं बेगुनाही के प्रमाण पत्र के रूप में अपने बेटे नील को लेकर आलोक जी के पास जाऊं और अपने अभिशप्त अतीत को पुनर्जीवित कर नील को भी उसी दर्द से गुजारूं जिससे कभी मैं गुजरी थी? तब मैं क्या खुद अपनी नज़रों से नहीं गिर जाऊंगी? तभी भैया की आवाज़ ने हम दोनों को चौंका दिया था, जो शायद मेरा संदेह पा मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए थे और पास में खड़े हमारी बातें सुन रहे थे। तुम्हें अब सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच कहूँ सुनंदा, तो अपने किए पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे साथ हुई नाइंसाफ़ी के लिए हमेशा मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारती रही। आज बरसों बाद तुम मुझे मिल गई। यह संयोग नहीं हो सकता। अवश्य ही ईश्वर हम दोनों को मिलवाना चाहता है। पास बैठते हुए भैया ने बड़ी आत्मीयता से भाभी का हाथ थाम लिया था, पर भाभी ने ऐसे चौंक कर अपना हाथ झटक के खींच लिया था मानो उनके हाथ ने अंगारे को छू लिया हो। हमेशा से मृदुभाषी रही भाभी के बड़े ही सख्त लफ्जों ने बोली, नहीं मिस्टर आलोक, अब यह कभी संभव नहीं हो सकता। जिस तरह आपने मुझे जलील कर निकाला था और मुझे तलाक लेने पर मजबूर किया था, उस अपमान के कारण मैं बरसों अंगारों पर लौटती रही, पर आपने मेरी खोज खबर तक लेने की कोशिश नहीं की। फिर भी कितने दिनों तक मैं यही सोचती रही कि जब आपको अपनी भूल का एहसास होगा, आप मेरी खोज खबर लेने जरूर आएंगे। पर आपने पुरुष होने के अहंकार में डूबे आपने कभी पलट कर भी मुझे नहीं देखा। शक के बिना पर आपने इतना कुछ कर दिया। अगर मेरे साथ सचमुच कोई दुर्घटना हो जाती, तब तो आप मेरे लिए सिर्फ एक ही विकल्प छोड़ते, वह भी आत्महत्या का, क्योंकि आप जैसे पुरुषों के लिए औरत हमेशा पराया घटक होती है। पूरी तरह टूटी हारी दुर्भाग्य के ऐसे कठिन समय में जब मैं मायके पहुंची, तभी मेरे भैया और भाभी ने मुझे खुले दिल से अपनाया ही नहीं, जीने का हौसला भी दिया। उन्होंने ही मुझे समझाया, इंसान होने का मुझे भी बराबर का हक है। मैंने भी धीरे धीरे जीना सीख लिया। आपका मोह त्याग जीवन में आगे बढ़ गई, क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी यूं ही तन्हाई में नहीं गुजार सकती थी।
वह भी उस आदमी के लिए जिसने सिर्फ शक के बिना पर मेरा परित्याग किया। आज 18 साल गुजरने के बाद मेरे जीवन में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। नील तब 5 वर्ष का था जब मैंने भैया के एक मलयाली दोस्त कृष्णांशी से शादी कर ली थी। वो एक सरल सुलझे हुए इंसान हैं। मेरे अतीत से पूरी तरह वाकिफ होते हुए भी मुझसे और नील दोनों से बेहद प्यार करते हैं। वहाँ बालू पर बैठे मेरे पति और दोनों बच्चे नील और सम्या मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब वही मेरी दुनिया है जहाँ मैं बहुत खुश हूँ। वह झटके से उठकर वहाँ से चली गई थी। उनके कदमों में पहले से कहीं ज़्यादा दृढ़ता और आत्मविश्वास नजर आ रहा था। दुख, तिरस्कार और अपेक्षा से भैया का चेहरा काला पड़ गया था। वह जड़वत बैठे थे, नील को निहार रहे थे। इतने करारे झटके के बाद मैं भैया को अकेला कैसे छोड़ सकती थी। वहीं बैठी भैया की बाँह थामे मैं उनका दुख कम करने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे भाभी दूर जा रही थी वैसे वैसे भैया टूट रहे थे। मैं तब भी कुछ नहीं कर पाई थी जब भाभी ने घर छोड़ा था, और आज भी बेबस बैठी सब देख रही थी। अक्सर जिंदगी को हम नहीं, जिंदगी ही हमें अपने अनुसार चलाती है। यह सत्य हमारे सामने था। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें।